Hello and welcome to everyone present here. As you know that we have been discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and we have just concluded the topic The Age of Revolutions. And first of all, we had discussed about the revolution of France, which had occurred in July 1830. Then we had discussed about the Greek War of Independence, which had started in 1821, and lastly, by the Treaty of Constantinople, Greek was recognized as an independent nation in 1832. Now, it is time to discuss about a very important topic, the romantic imagination and national feeling. So, first of all, question why there is need to study about this romantic imagination and national feeling. So, as you know, that the main theme of this chapter is that we are studying how did different nation state came into existence in Europe at the place of multinational, multi-dynastic empire, and many regions were unified and resulted in the formation of nation state like Germany and Italy. So, what was the main acting force behind it? The main acting force was the nationalism, the feeling of nationalism. Because, first of all, the people started to believe themselves connected to each other on the basis of common identity, and they started to perceive themselves attached to a nation, and then they took a step forward for the formation of nation state in form of struggle. Either it may be by the liberal nationalist, or either it may be the revolutionarist. So here we are going to study that the feeling of nationalism may be also created among the people by a cultural movement, by a cultural aspect, and that is romanticism. तो रोमानी कल्पना के द्वारा, रोमानीवाद के द्वारा भी राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा किया जा सकता है, राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा किया जा सकता है, जो कि अंततः राष्ट्र राज्य बनने में सहायता करेगा. इसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो व्हाट डज इट मीन रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग? लेट अस सी. The development of nationalism did not came about only through war and territorial expansion. तो नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद की भावना है, वो केवल युद्ध और मतलब क्षेत्रीय विस्तार से ही विकसित नहीं हुआ. मतलब नेशनलिज्म की जब भावना होती है तो हर जो समूह होता है, जो अपने नेशन के प्रति लगाव रखता है, वो अपने नेशन की प्रॉस्पेरिटी देखता है, अपने नेशन को दूसरे नेशन से बेटर मानता है, और फिर उसमें अपने नेशन को ज़्यादा मतलब पावरफुल रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्गर मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए वो युद्ध में भी जाता है नेशन, वो फिर उसका क्षेत्रीय विस्तार भी होता है. तो वहाँ भी नेशनलिज्म रहती है, अपने नेशन को बेटर और स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, और फिर उसका विस्तार भी किया जाता है अपने क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों को अपने मतलब कब्जे में लेकर के. तो नेशनलिज्म केवल इस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वार के जरिए ही नहीं आया. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. संस्कृति ने भी नेशनलिज्म की आइडिया को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान किया है. आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. तो कला और कविताएं, कहानियाँ और संगीत, इन सभी ने मिलजुल करके राष्ट्रीय भावना को विकसित किया है, उसे गढ़ा है. चार चीज़ें हैं यहाँ पर: कला है, कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, संगीत हैं, नृत्य हैं. ये सब जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, इसके सहारे नेशनलिज्म की भावना को मतलब विकसित किया जाता है, और उसको बल माने उसको मजबूती प्रदान किया जाता है. अब ये हुआ कैसे? रोमांटिसिज्म क्या है? सो व्हाट इज रोमांटिसिज्म एंड हाउ डिड रोमांटिसिज्म हेल्प इन द क्रिएटिंग sense of national feeling among the people?
Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. रोमांटिसिज्म जो था वो एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना को विकसित करना चाहता था। तो फिर हमें सबसे पहले जानना होगा कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, वो किस तरह की खास भावना मतलब देश के प्रति पैदा करना चाहता था। सो रोमांटिसिज्म वर्ड हैज़ बीन फॉर्म बाय द रोमांस वर्ड। तो रोमांस क्या होता है, प्रेम प्यार क्या होता है? रोमांस जनरली रेफर टू द state of affair when two people are in love with each other, then they starts to show love and affectionate and caring behavior towards each other. Then we say that they are being romantic or they are doing romance. Generally a romance word is used to display the love, affection and caring behavior and attitudes towards another one when the two people or two person are in love with each other. So whether such kind of love, affection and caring attitude may be created towards the nation, is it possible? And yes, it is possible. The love, affection and caring attitude and behavior towards nation may be created on the basis of culture, and culture consisted of art, music, dance, song, etc. तो कहने का मतलब कि जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं और प्रेम में आने के बाद जब वो एक दूसरे के प्रति लगाव, सहानुभूति और भावनात्मक लगाव के साथ साथ उसके प्रति मतलब केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, तो कहते हैं कि वो रोमांटिक एटीट्यूड कर रहे हैं या रोमांटिक बिहेवियर कर रहे हैं या रोमांस में हैं। तो जिस तरह से लगाव, अनुभूति और प्रेम और सहानुभूति और केयरिंग का एटीट्यूड दूसरे के प्रति रखते हैं, वही अनुभूति, लगाव और प्रेम अगर देश के प्रति हो जाए तो उससे भी देश के प्रति प्रेम और मतलब नेशनलिज्म की भावना आगे बढ़ेगी। लेकिन इसका बेसिस क्या बनाया जाए, तो इसका बेसिस कल्चर हो। सो रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment in which the love, affection and caring attitudes towards the nation is created through the basis of culture. Romanticism artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuitions and mystical feelings. तो जो भी रोमानी कलाकार थे, कवि थे, जो एक खास तरह की मतलब भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे और जिसमें उनका सहारा लेना था संस्कृति का, तो वो तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडन को हमेशा उसकी आलोचना करते थे। तर्क वितर्क और विज्ञान और कारण बताकर देश के प्रति प्रेम पैदा करने की बात वो नहीं मानते थे। उनका ध्यान रहता था लोगों की भावनाओं पर, उनका ध्यान रहता था लोगों के मतलब उनके मतलब रहस्यवादी विचारों पर, उनका ध्यान रहता था लोगों के अंतर्दृष्टि पर। तो लोगों के भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमय मतलब रहस्यवादी भावनाओं पर बल देकर वो राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते थे। A sense of shared heritage. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as a basis of nation. So how is going to be the cultural movement, Romanticism, a cultural movement, going to play a crucial role to create a particular type of feeling of nationalism among the people? So they choose two things among the society: the sense of shared collective heritage, a common cultural past. मतलब सामूहिक विरासत जो है, सामूहिक विरासत का मतलब उनका और साझा सांस्कृतिक अतीत।
मतलब सामूहिक जो उनका मतलब विरासत की अनुभूति और साझा संस्कृति की अतीत जो है उसके आधार बना के उनको नेशन का मतलब आधार बनाया। उनका क्या प्रयास था? उनका प्रयास था कि साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को, साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सामूहिक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जब लोगों की मतलब बीच में जो विरासत है वो सामूहिक रहेगी, मतलब और उनका कल्चर जो है उसका कल्चरल पास्ट जो है, माने जो संस्कृति का जो अतीत है वो भी उनका कॉमन है, सबकी सांस्कृतिक अतीत एक है और सबकी सामूहिक विरासत जो है, उनके विरासत जो है वो सभी का एक है। इसको उन्होंने बेस बनाया नेशन का। अदर रोमानेटिक such as German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk। तो एक दूसरे रोमानी कलाकार थे, जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटरफ्रीड हर्डर, जिनका जन्म 1744 में हुआ था और मृत्यु 1803 में। वो कहा करते थे कि सच्ची जर्मन संस्कृति जो है वह लोगों के बीच में ही खोजी जा सकती है। सच्ची जर्मन संस्कृति की जो आत्मा है वो लोगों में ही बसती है। दास वोल्क जर्मन वर्ड है, मतलब कॉमन पीपल। तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का कहना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति की आत्मा लोगों में, जनता में बसती है। इसका मतलब क्या था कि मतलब जो जनता के बीच में जो संस्कृति है वही नेशन का बेस है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। उनका यह मानना था कि यह मतलब लोक संगीत, लोक कविताएं और लोक नृत्यों के सहारे ही राष्ट्र की भावना को विकसित किया जा सकता है। वॉल्गेस्ट मतलब नेशन, ये जर्मन वर्ड है। तो उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा वहाँ के साधारण लोगों में निहित होती है और यही बात सच्ची जर्मनी संस्कृति के लिए भी है। ऐसा वहाँ के दार्शनिक योहान गॉटरफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने माना था। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। तो राष्ट्र की सच्ची जो आत्मा है वो ट्रू स्पिरिट, सच्ची आत्मा जो है वो फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस के द्वारा ही प्रकट होती है। मतलब राष्ट्र कहाँ बसता है? लोगों के फोक सॉन्ग में, फोक पोएट्री में और फोक डांसेस में। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो इस तरह के लोक संस्कृति को इकट्ठा करना और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक था। मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, आधुनिक राष्ट्रवाद की संदेश को कैसे प्रसारित किया जा सकता था? द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit। तो स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करने का उद्देश्य केवल पौराणिक राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्थानीय बोलियों एंड कलेक्शन ऑफ लोकल, माने स्थानीय लोक साहित्य और स्थानीय बोलियों को माने जो है इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं था कि पौराणिक राष्ट्रीय भावना को वापस लाना था, बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो देश के अंदर में बड़ी संख्या में जो संख्या अशिक्षित थी, उसके अंदर में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में ये जो है स्थानीय बोलियां और स्थानीय संस्कृति का मतलब प्रचार प्रसार करने से लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना जन्मेगी। ऐसा उनका विचार था। द केस ऑफ पोलैंड, अब पोलैंड के मामले में किस तरह से कल्चर के सहारे राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा गया?
ये हम देखते हैं। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो 18th सेंचुरी के अंत में यूरोप के जो बड़ी शक्तियाँ थी, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने, इनने मिलकर पोलैंड को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था और आपस में बांट लिया था। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language। तो अब पोलैंड नाम का कोई देश नहीं था 18वीं शताब्दी के अंत में। रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने उसे आपस में मिलकर बांट लिया था, लेकिन फिर भी पोलैंड नामक देश को, राष्ट्र को जिंदा रखा गया। किसके सहारे? म्यूजिक और लैंग्वेज के सहारे, संस्कृति के सहारे। अब यहाँ एक आते हैं रोमांटिज्म फिलोसफर कैरोल कुरपिंस्की। तो कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलिनेशिया एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो कैरोल कुरपिंस्की जो थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा और म्यूजिक के सहारे मतलब जीवित रखा, और उन्होंने पोलिनेशिया और मजूरिका जैसे लोक नृत्यों को एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में बदल दिया। तो कैरोल कुरपिंस्की जो थे, उन्होंने अपने ओपेरा और म्यूजिक के सहारे अपने संघर्ष को जीवित रखा और पोलिनेशिया और मजूरिका जैसे लोक नृत्यों के सहारे अपना उसको राष्ट्रवाद की भावना और उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बना दिया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। भाषा भी लोगों को जोड़ती है और राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में बहुत मदद करती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैरोल कुरपिंस्की। The Russian language everywhere. After Russian occupation, the Polish language was forced out of the schools and Russian language was imposed everywhere. तो पोलैंड पर जब उनका अधिकार रसिया का हो गया था, तो उसने सभी जगह स्कूलों से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया और रशियन लैंग्वेज वहाँ पर इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया। इन 1831 एन आर्मर्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड। तो अब किसी भी देश पर अगर कब्जा करके रखते हैं तो लोग वहाँ का विद्रोह करेंगे। तो पोलिश लोगों ने भी अपना, पोलैंड के निवासियों ने भी अपना मतलब विद्रोह किया रसिया के विरुद्ध में 1831 में, लेकिन रसिया ने उसे बलपूर्वक दबा दिया। तब क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो अपने राष्ट्रीय विद्रोह के प्रतीक के रूप में अब पोलैंड के पादरी समुदाय के लोग, चर्च समुदाय के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया कि हम अपने धार्मिक सभाओं में, धार्मिक प्रार्थना में पोलिश लैंग्वेज का ही यूज करेंगे, रशियन आधिपत्य को नहीं मानेंगे। पोलिश वाज यूज्ड एज चर्च गैदरिंग एज वेल एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो पोलैंड के जितने भी चर्च माने पोलिश निवासी पादरी थे जितने भी, वो चर्च में और रिलीजियस मतलब धार्मिक सभाओं में पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ priests and bishops were put in jail and or sent to Siberia by Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russia। तो इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे पुजारी और बहुत सारे बिशप को जेल में डाल दिया गया और उन्हें साइबेरिया भी रसिया के द्वारा भेज दिया गया सजा के रूप में, जिन लोगों ने मतलब रशियन भाषा में पूजा करने से मना कर दिया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इस तरह से पोलिश लैंग्वेज जो है रशियन आधिपत्य के विरुद्ध एक राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखा गया। सो रोमांटिसिज्म वाज ए स्पेशल टाइप ऑफ कल्चरल मूवमेंट इन विच द कॉमन कल्चरल हेरिटेज एंड कॉमन cultural past was the basis of a nation, and the culture consisted of art, poem, dance, music, language. Was all these cultural aspects were utilized to create a special type of national feeling among the citizen and the people. The same type of love and affection and caring attitudes were developed among the people towards their nation, as generally we see the people do during their romance. So that is why it is known as the Romanticism, which was a cultural movement. And two case studies, one of Germany, another of Poland, has been given here. In Germany, we see that the romantic philosopher Johann Gottfried said that true German nation can be discovered among its people
true German culture can be discovered among people and common people, and the folk song, folk dance, and uh, language may be utilized to create a sense of national feeling. And also, Karl Kolpinski kept alive the struggle by his music and opera, and turned the Polynesia and Mazurka as a national symbol in Poland. And also, the Polish language were used by the bishops and the priests in religious gathering to say their resistance against the Russian dominance over Poland. So, in this way, we come to know about Romanticism and its role in creating a sense of national feeling among the German and Polish people. Okay.